students, I am Sanjeev Jain and I welcomes you in my YouTube channel Jain Sir Accounts and Business Weaker's Choice। तो सभी को नमस्कार, सत श्री अकाल, प्रणाम। उम्मीद करता हूँ सभी लोग अच्छे होंगे, खुश होंगे, अपने परिवार में, अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ अच्छे से अपने टाइम को स्पेंड कर रहे होंगे। तो इसी चेन में हम लोगों ने अपनी 11th क्लास की टर्मिनोलॉजी, 11th क्लास की अकाउंट्स को हमने स्टार्ट कर लिया और उसी सीरीज़ में हम लोगों ने अपनी जो थर्ड वीडियो है उसको आज मैं प्रेजेंट कर रहा हूँ, जिसमें हम लोगों ने अपनी जो बची हुई टर्मिनोलॉजी है उसको हम लोग आज एक्सप्लेन करेंगे। वो टर्मिनोलॉजी क्या है? हमारी 18 तक टर्मिनोलॉजी हो गई थी। आज हमारी नेक्स्ट टर्मिनोलॉजी है जिसका नाम है 19 से स्टार्ट है, वो है गुड्स। गुड्स क्या होते हैं? गुड्स इट रेफर्स एज द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस एंटाइटी इन डीलिंग, बाइंग एंड सेलिंग। गुड्स मीन्स क्या हुआ? वो आइटम्स, वो सामान जिसके अंदर फर्म डील करती है। फॉर एग्जाम्पल, अगर एक ज्वेलर्स है, अगर उसके पास ज्वेलरी है, वो ज्वेलरी को बाय करता है तो सेल करता है, वो उसके लिए गुड्स है। वेजिटेबल ऑनर, फ्रूट सेलर, जो जिनमें वो डील करते हैं, बाय करते हैं और सेल करते हैं, उनके लिए वो गुड्स है। रेडीमेड गारमेंट्स, कपड़े वाले जो होते हैं वो अपने कपड़े को होलसेलर से बाय करते हैं और आगे कस्टमर को सेल करते हैं, तो वो उनके लिए गुड्स है। तो गुड्स क्या हुआ? इट रेफर्स एज द प्रोडक्ट इन विच द बिजनेस एंटाइटी इन डीलिंग, बाइंग एंड सेलिंग। मतलब यानी कि वो प्रोडक्ट जिसमें एक बिजनेस फर्म डील करती है, बाय भी करती है एंड सेल भी करती है। ये जो टर्मिनोलॉजी है ये मैंने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से जो इजी हो सकती थी उसके अकॉर्डिंग डेवलप किया, तो इसको आप कर लेंगे तो आपको अच्छे से समझ आ जाएगी। नेक्स्ट इज 20 टर्म इज कॉस्ट। कॉस्ट क्या होती है? कॉस्ट का मतलब होता है कीमत, यानी कि एक प्रोडक्ट की कीमत, यानी कि इट इज द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर इनकर्ड और चार्जेबल टू अ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट। यानी कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट के लिए जो अमाउंट चार्ज किया जाता है उसको बोलते हैं कॉस्ट। तो कॉस्ट इज द अमाउंट, कॉस्ट वो अमाउंट है एक्सपेंडिचर का जो कि चार्जेबल है, जो चार्ज किया जाता है पर्टिकुलर किसी स्पेसिफाइड प्रोडक्ट या सर्विस के लिए, उसको बोलते हैं कॉस्ट। 21 इज प्रोप्राइटर। प्रोप्राइटर कौन है? हु इज द ऑनर, है ना? हु इज द ऑनर, हु कंट्रोल्स, हु इन्वेस्ट मनी इन द बिजनेस, हु टेक्स द डिसीजन इंडिपेंडेंटली, who bears the risk, who enjoy the profit, he is the proprietor. Proprietor is that person who invests his money in business and responsible for profit or loss. तो proprietor कौन हुआ? proprietor ये वो पर्सन होता है जो मनी को इन्वेस्ट करता है बिजनेस में और प्रॉफिट या लॉस किसी के लिए भी वो रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है। 22 वाउचर। वाउचर क्या होता है? वाउचर इज द एविडेंस। एविडेंस यानी प्रूफ, यानी कि इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट एज अ एविडेंस ऑफ बिजनेस ट्रांजेक्शन। मतलब ये वो डॉक्यूमेंट होता है जिसको कि अकाउंटेंट अरेंज करता है, अकाउंटेंट बनाता है। किस लिए बनाता है? कि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई है। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए कि अगर किसी बिजनेस फॉर्म के अंदर सपोज करिए कि गुड्स आया, हाँ, मान लीजिए कि सीमेंट आया, फॉर एग्जाम्पल एक सीमेंट के लिए मान लेते हैं, तो किसी फर्म ने सीमेंट बाय किया, तो सीमेंट बाय करने के लिए उसके लिए लॉडिंग, कैरेज, कुछ ना कुछ एक्सपेंसेस हुए होंगे। तो ये कैरेज या एक्सपेंसेस हुए हैं, वो गुड्स आया है, वो सीमेंट आया है, तो उसके लिए कोई ना कोई एक एविडेंस यानी कि कोई प्रूफ होना चाहिए कि ये इसकी हमने कैरेज दी है। तो कैरेज या वो जो कैरेज जो हमने पे किया है उसके लिए एक पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट यानी कि एक वाउचर बनाया जाएगा, एक कागज बनाया जाएगा जिसपे ये लिखा जाता है कि ये आइटम हमने बाय की और ये हमने इसका अमाउंट पे किया है लाने में या ले जाने में, लोडिंग या अनलोडिंग में कैरेज के थ्रू। तो ये एक एविडेंस हो गया बिजनेस ट्रांजेक्शन का कि ये वास्तव में ट्रांजेक्शन हुई है। तो क्या हो गया? वाउचर इट इज अ रिटन डॉक्यूमेंट विच इज प्रिपेयर्ड बाय अकाउंटेंट। क्या होता है वाउचर? ये वो डॉक्यूमेंट होता है जो कि अकाउंटेंट बनाता है। किस लिए बनाता है? ये प्रूफ होता है, एविडेंस होता है कि ये बिजनेस ट्रांजेक्शन हुई है। ठीक है। 22 ये नेक्स्ट पॉइंट हो गया आपका। उसके बाद नेक्स्ट है हमारा एंट्री। व्हाट इज एंट्री? एंट्री मीन्स
द रिकॉर्डिंग ऑफ ईच ट्रांजेक्शन इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इज कॉल्ड एंट्री। जो भी ट्रांजेक्शन टेक्स प्लेस होती है बिजनेस में, उसको बोला जाता है एंट्री। फॉर एग्जाम्पल, कैरेज पेड या सैलरी पेड या गुड्स सोल्ड टू समवन या गुड्स परचेज फ्रॉम राम। तो ये क्या हुआ, ये जो हुआ सैलरी पेड, ये एक एंट्री हुई है। क्या हुआ, एंट्री, यानी कि ट्रांजेक्शन हुआ है। तो द रिकॉर्डिंग ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, इसको ट्रांजेक्शन बोलेंगे। ट्रांजेक्शन मीन्स होता है बिहेवियर, बाय करो या सेल करो, हुआ तो ट्रांजेक्शन, खरीदा या बेचा आपने, तो इसको बोलेंगे बिहेवियर, यानी कि बाय किया या सेल किया। तो द रिकॉर्डिंग ऑफ ईच ट्रांजेक्शन, इस ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड करना, जो आपने बाय किया या सेल किया ना, इसको रिकॉर्ड करना बुक्स में, इसी को बोलते हैं एंट्री। अकाउंट्स की बुक्स में जब किसी ट्रांजेक्शन को रिकॉर्ड किया जाता है तो उसको एंट्री बोलते हैं। ठीक है, चलिए अब हम अपनी नेक्स्ट टर्म देख लेते हैं, 23 के बाद 24। So our next 24th term is entity. What is entity? Entity means firm. Entity means partnership firm. Entity means corporation. तो entity क्या हो गया, एक business organization हो गया। Means it is an organizational structure that has its own goals, processes and records. मतलब ये एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर है जिसके अपने गोल्स हैं, है ना, अपने प्रोसेसेस हैं और अपने रिकॉर्ड्स खुद मेंटेन करता है। जैसे एग्जांपल्स ऑफ एंटाइटीज कौन से हैं, एंटाइटीज कौन से हैं, सोल प्रोप्राइटरशिप, पार्टनरशिप एंड कॉरपोरेशन। तो ये इसके एंटाइटीज के कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हमने देख लिया है। तो एंटाइटी मींस हो गया बिजनेस फर्म्स जिनका अपना एक ऑर्गेनाइजेशनल स्ट्रक्चर होता है, जिनके अपने रिकॉर्ड्स होते हैं और जिनके अपने खुद के गोल्स होते हैं, जिनके अपने खुद के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, वही इम्प्लीमेंटेड करते हैं वो। ठीक है, नेक्स्ट 25th टर्म इज इनवॉइस। व्हाट इज इनवॉइस? इनवॉइस लाइक अ बिल। An invoice bill is a commercial document issued by a seller to a buyer relating to a sale transaction and indicating the products, quantities and agreed price for products and services. तो इनवॉइस जो है एक तरीके का कमर्शियल बिल हो गया, एक बिल हो गया जिसमें जो कि सेलर बायर को देता है। जब सेलर गुड्स को सेल करता है तो वो बायर को एक बिल देता है जिसमें उस गुड्स की जो प्रोडक्ट या सर्विस उसने सेल करी है उसकी क्वांटिटी, उसकी क्वालिटी, उसकी टर्म्स, एक्सपायरी, है ना, उसमें सारी चीज़ें मेंशन होती हैं कि ये एक बायर के लिए भी प्रूफ हो जाता है और सेलर के लिए भी एक कमर्शियल डॉक्यूमेंट हो जाता है, जिसके थ्रू अगर उसने कोई टैक्सेस लिए हैं तो वो भी उसमें मेंशन होते हैं, कितनी क्वांटिटी उसने गुड्स की सेल की है वो भी उसी में मेंशन होती है, तो ये हो जाता है। ठीक है, तो एन इनवॉइस बिल इज अ कमर्शियल डॉक्यूमेंट। क्या हो गया, कमर्शियल डॉक्यूमेंट विच इज इशूड बाय द सेलर। कौन इशू करता है, सेलर। किसको इशू करता है, बायर को। किससे रिलेटेड है, सेल्स ट्रांजेक्शन से, यानी कि उसने उसका गुड्स को सेल किया है। और क्या इंडिकेटिंग करता है, प्रोडक्ट्स इंडिकेट करता है, क्या प्रोडक्ट सेल किया है, क्वांटिटीज कितनी सेल की है उस प्रोडक्ट की, और उसकी प्राइस उसने कितनी चार्ज की है या सर्विस की प्राइस कितनी चार्ज की है, वो सब मेंशन होता है। तो दैट इज अ इनवॉइस, एक तरीके का बिल हो गया। ठीक है, नेक्स्ट इज डेबिट। डेबिट क्या होता है, अ डेबिट इज एन अकाउंटिंग एंट्री दैट ईदर इंक्रीजेज एन एसेट और एक्सपेंस अकाउंट। डेबिट क्या हो गया, डेबिट एक अकाउंटिंग एंट्री बोली जाती है जिसमें एक्सपेंसेस, है ना, या एसेट दोनों इंक्रीज होते हैं। अ डेबिट इज एन अकाउंटिंग एंट्री दैट ईदर इंक्रीजेस एन एसेट और एक्सपेंस। तो जो या तो एक्सपेंस को इंक्रीज करती है या फिर एसेट को इंक्रीज करती है। फॉर एग्जाम्पल, आपने फर्नीचर बाय किया, ठीक है, तो जब आप फर्नीचर बाय करोगे तो एक्सपेंसेस बढ़ेंगे ना, और एक्सपेंसेस बढ़ेंगे तो आपकी एसेट भी बढ़ रही है, यानी कि आपने फर्नीचर बाय किया तो फर्नीचर आपके पास आएगा, तो पैसा चला गया, एक्सपेंस हो गया, और फर्नीचर आपके पास आया, एसेट आपके पास आ गई, तो बढ़ गई ना, तो एसेट्स आपकी बढ़ जाएंगे। इसका जस्ट अपोजिट होता है क्रेडिट। व्हाट इज क्रेडिट, अ क्रेडिट इज एन एंट्री दैट ईदर इंक्रीजेज लायबिलिटी और इनकम।
जो लायबिलिटी को इंक्रीज करती है और इनकम को इंक्रीज करती है। कैसे? देखिए, आपने बैंक से लोन रेज किया, आपने बैंक से लोन लिया, तो जब आप बैंक से लोन लोगे तो आपकी लायबिलिटी बढ़ जाएगी, आपको बैंक का पैसा पे करना पड़ेगा। और एक तरीके से आपने जो बैंक से लोन लिया है, आपने अपने बिजनेस पर्पस के लिए लिया होगा, तो बिजनेस पर्पस के लिए लिया होगा तो आप बिजनेस में इन्वेस्ट करोगे तो आपको प्रॉफिट होगा, आपको इनकम भी होगी। तो अ क्रेडिट इज एन एंट्री दैट ईदर इंक्रीजेज लायबिलिटी और इनकम अकाउंट। बैड डेट मीन्स क्या होता है? बैड डेट मीन्स जो पैसा बिजनेस में डूब जाता है, जिस पैसे के आने की उम्मीद ना हो, या जो पैसा बिजनेस में मर जाता है, उसको बैड डेट कहते हैं। जैसे इट इज दैट अमाउंट विच इज इररिकवरेबल फ्रॉम द डेटर टू whom goods has been sold on credit। ये बैड डेट जो होता है ये वो अमाउंट होता है जो कि इररिकवरेबल होता है, मतलब जो कस्टमर से नहीं रिसीव हो पाता, जो कस्टमर से नहीं आता, फ्रॉम द डेटर टू whom goods has been sold on credit, जिसको हमने उधार बेचा था। और कई बार ऐसा होता है कि वो पैसा जैसे कहते हैं ना कि उसकी टेंडेंसी है मारने की, पैसा मार लिया या पैसा लेके भाग गया या उसको बिजनेस में लॉस हो गया, इस वजह से वो पैसा नहीं दे पाया। तो ये क्या होता है कि एक तरीके से बिजनेस में पैसे का डूब जाना या मर जाना पैसे का, तो उसको बोलते हैं बैड डेट। तो दैट इज अ बैड डेट। उसके बाद देखेंगे आप, नेक्स्ट टर्म आपकी है सोलवेंट। दिस इज सोलवेंट। सोलवेंट का मतलब क्या होता है? सोलवेंट मीन्स अ पर्सन और बिजनेस फर्म who is in a position to pay its debt in full is known as solvent। मतलब वो पर्सन, वो बंदा या वो फर्म जो अपने कर्ज को पे कर पाए, पूरे कर्ज को पे कर दे टाइम से, और कर्ज को पे करने की कंडीशन में होती है, उसको बोलते हैं सोलवेंट। मतलब अ फर्म और अ पर्सन who is able to pay its debt is known as solvent। मतलब वो फर्म या वो बंदा जो अपने कर्ज को पे करने की क्षमता रखता है, जो अपने कर्ज को पे कर दे, उसको बोलते हैं सोलवेंट। ठीक है। नेक्स्ट इज इंसॉल्वेंट। व्हाट इज इंसॉल्वेंट? इसका जस्ट अपोजिट, दैट पर्सन और अ फर्म who is not in position to pay its debt is called insolvent। मतलब वो बंदा या वो फर्म जो अपने कर्ज को पे ना कर पाए, है ना, वो हो जाती है इंसॉल्वेंट। मतलब कहते नहीं है अरे भाई उसका इंसॉल्वेंट हो गया, उसके पास तो पैसा ही नहीं है देने के लिए, मतलब वो बैंक का कर्ज नहीं दे पाया या वो किसी रिलेटिव का कर्ज नहीं दे पाया, है ना। तो जब ऐसी कंडीशंस आ जाते हैं तो वो इंसॉल्वेंट हो जाता है। इंसॉल्वेंट भी एक तरीके से देखा जाए उसका भी एक लीगल प्रोसीजर होता है। ऐसा नहीं कि भाई किसी का पैसा रख लो और बोल दो कि मेरे पास पैसा नहीं है देने के लिए, ऐसा नहीं होता। मतलब इंसॉल्वेंट के लिए भी एक लीगल प्रोसीजर है जिसमें कोर्ट के थ्रू अपने आप को इंसॉल्वेंट कराना होता है। तो इंसॉल्वेंट मीन्स अ पर्सन और बिजनेस फर्म हु इज नॉट इन अ पोजिशन टू पे इट्स डेट इज नोन एज इंसॉल्वेंट। ठीक है। लाइव स्टॉक। लाइव स्टॉक क्या होता है? लाइव स्टॉक ये वो स्टॉक होता है मतलब वो एनिमल्स जिनके थ्रू हम अर्निंग करते हैं, जो हमारी अर्निंग का सोर्स होते हैं, जिनसे हमें पैसा मिलता है। ठीक है। देखो मैंने लिखा है ना, एनिमल्स like horse, ox, buffaloes, camel, etc., which are used in transporting from one place to another place। मतलब ये वो एनिमल्स होते हैं जो कि ट्रांसपोर्टेशन में यूज किए जाते हैं। कई बार आपने देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे विलेजेस वगैरह हैं जहाँ पर आज भी मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन नहीं है, वहाँ पर आज भी घोड़े, बग्गी, ये कैमल्स, इनके थ्रू सवारी होती है। तो ये एक तरीके से जरिया होता है पैसा कमाने का, जिससे कि वो अपनी रोजमर्रा की जिंदगी को चला सकें। ठीक है। तो लाइव स्टॉक वो होते हैं जिनसे हम लोग अपनी जो हमारा जरिया होता है कमाने का, जैसे बुफेलोज, आप मिल्क बेच करके, फार्मर जो है मिल्क को बेच करके पैसा अर्न कर लेते हैं, तो ये एक तरीके से बुफेलो उनका लाइव स्टॉक है। ये लाइव स्टॉक जो होते हैं ये एसेट्स होती हैं, ये हमारी अपनी ओन होती हैं, हमारी अपनी होती हैं, तो जिनके थ्रू हम अर्निंग करते हैं। तो लाइव स्टॉक एनिमल्स लाइक हॉर्स और buffaloes, camel, etc., which are used in transporting from one place to another place for earning source is known as livestock। तो जिनसे ये हमारे अर्निंग के सोर्स होते हैं, जिनसे हम अर्निंग करते हैं, तो इसलिए हमारी एसेट्स होते हैं, इसलिए इनको एसेट्स बोला जाता है। गुडविल। व्हाट इज गुडविल? गुडविल इज द रेप्यूटेशन। आप देखोगे
Goodwill is the reputation which is earned by the business enterprises or someone in the market with his behavior or financial transactions. गुडविल मतलब एक तरीके से रेपुटेशन हो जाती है. जब कोई पर्सन मार्केट में बिजनेस करता है ना, तो टाइम से पैसा वो बोरो करता है और टाइम से वो पे कर देता है. तो जब अपने बिहेवियर से, अपने फाइनेंशियल ट्रांजेक्शन से, है ना, जब वो उसकी क्रेडिट वर्दीनेस हो जाती है, यानी कि उसकी जो क्रेडिट लेने की एक एबिलिटी है, उसको क्रेडिट भी मार्केट से ज़्यादा मिलने लग जाता है, क्योंकि वो उसका बिहेवियर अच्छा है, वो टाइम से पैसा लेता है, टाइम से पैसा दे देता है. तो जब कोई पर्सन टाइम से पैसा लेता है और टाइम से पैसा देता है, यानी कि जो फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस है उसकी टाइम टू टाइम होती हैं और वो अपनी डीलिंग के अंदर ऑनेस्टी रखता है, तो उसकी गुडविल बन जाती है. जब वो अच्छी क्वालिटी की चीज़ें मार्केट में सेल करता है, रीजनेबल प्राइस पे देता है ना, तो ऑब्वियसली उसकी गुडविल बन जाएगी. जब उसकी रेपुटेशन बन जाएगी तो वो मार्केट से कितने का भी क्रेडिट ले सकता है या उधार भी ले सकता है. तो गुडविल इज अ रेपुटेशन विच इज अर्न बाय द बिजनेस एंटरप्राइजेस और समवन इन द मार्केट विद हिज बिहेवियर और फाइनेंशियल ट्रांजेक्शंस. तो इसको हम बोलते हैं गुडविल. इसके बाद देखिए नेक्स्ट हमारी 33 वाली जो टर्म है वो है डेप्रिसिएशन. अब आप देखिए डेप्रिसिएशन क्या होता है. डेप्रिसिएशन रेफर्स टू continuing and gradual decline in the value of assets. It is charged every year as an expense in the value of assets. Depreciation का मतलब होता है रिडक्शन इन प्राइस, यानी कि एसेट्स जो हमारी फिक्स एसेट्स होती हैं, कुछ फिक्स एसेट्स ऐसी होती हैं जिनकी वैल्यू हमारी डे बाई डे गिरती रहती है, कम होती चली जाती है. जैसे आप देखो बाइक, कार, स्कूटर, फर्नीचर, ये हमारी एसेट्स है. जैसे आज आपने इनको बाई किया तो एक दिन के बाद, 10 दिन के बाद, 1 मंथ के बाद, 1 ईयर के बाद इनकी वैल्यू गिरने लग जाती है. तो इनकी प्राइस में कमी आ रही है, क्योंकि जब हम किसी चीज़ को कंज्यूम करते हैं, कंजम्पशन करते हैं, तो उसकी लाइफ कम होती चली जाती है. ठीक है, इनकी एक इकोनॉमिक लाइफ होती है. तो जिनकी इकोनॉमिक लाइफ होती है उस पर क्या होता है, डेप्रिसिएशन लगता है, उसके ऊपर वैल्यू लगती है. तो वो जो डेप्रिसिएशन, उसकी प्राइस में जो कमी आती है उसको बोलते हैं डेप्रिसिएशन. लेकिन अगर आप कहने लगो सर लैंड भी तो हमारी एसेट है, तो लैंड पर डेप्रिसिएशन क्यों नहीं लगता, तो लैंड पर इसलिए डेप्रिसिएशन नहीं लगता है क्योंकि लैंड की अपनी कोई इकोनॉमिक लाइफ नहीं होती. लैंड जो है वो पड़ी रहती है, सालों और हजारों साल तक पड़ी रहती है, तो लैंड कहीं जाती नहीं है, तो उसकी अपनी कोई इकोनॉमिक लाइफ नहीं होती, इसलिए लैंड पर डेप्रिसिएशन नहीं लगता. बाकी हर चीज़ की एक लाइफ होती है. स्कूटर देख लीजिए, फर्नीचर देख लीजिए, टीवी, एलईडीज, रेफ्रिजरेटर देख लीजिए, एसी देख लीजिए, इनकी अपनी एक लाइफ होती है, तो इसलिए इन पर डेप्रिसिएशन लगता है. तो डेप्रिसिएशन रेफर्स टू कॉन्टिन्यूइंग का मतलब कंटिन्यू लगता रहता है, एंड ग्रेजुअल डिक्लाइन इन द वैल्यू ऑफ एसेट. किस में लगता है, एसेट्स की वैल्यू में. और इट इज चार्ज, ये हर साल चार्ज होता है. इट इज चार्ज एवरी ईयर एज एन एक्सपेंस इन द वैल्यू ऑफ एसेट. तो ये हर साल चार्ज होता है एज ए एक्सपेंस. ठीक है, तो ये हमारा हो जाता है डेप्रिसिएशन, इसको हम बोलेंगे डेप्रिसिएशन. तो डेप्रिसिएशन रेफर्स टू कंटिन्यूइंग एंड ग्रेजुअल डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स. इट इज चार्ज एवरी ईयर, इट इज चार्ज एवरी ईयर एज एन एक्सपेंस इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स. तो ये आपका हो जाएगा डेप्रिसिएशन. चलिए इसके बाद हम अपनी नेक्स्ट टर्म को पढ़ लेते हैं. नेक्स्ट टर्म हमारी क्या है, चलिए 34 वाली टर्म है हमारी, इसको देख लेते हैं. एसेट्स. एन एसेट इज एन एनीथिंग ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ओन्ड बाय ए पर्सन और बिजनेस. क्या, एन एसेट इज एनीथिंग ऑफ मॉनेटरी वैल्यू, वो चीजें जो हमारी, जिनकी अपनी मॉनेटरी इन टर्म्स ऑफ मनी वैल्यू होती है, ओन्ड बाय ए पर्सन और बिजनेस, जो कि किसी भी बंदे की, किसी भी पर्सन की, किसी भी बिजनेस फर्म की अपनी होती हैं, जो मॉनेटरी टर्म में होती हैं, इन टर्म्स ऑफ मनी होती हैं, उनको बोलते हैं एसेट. तो एसेट्स, एन एसेट इज एनीथिंग ऑफ मॉनेटरी, कुछ भी हो चाहे वो, लेकिन इन टर्म्स ऑफ मनी, एनीथिंग ऑफ मॉनेटरी वैल्यू ओन्ड बाय ए पर्सन और बिजनेस. ठीक है, हमारी जो गुडविल होती है ना, ब्रांडिंग होती है, गुडविल होती है, ट्रेडमार्क होते हैं, पेटेंट होते हैं, ये भी हमारी एसेट्स होती हैं,
जिनके थ्रू हम कॉपीराइट, ये कॉपीराइट्स भी जिनके थ्रू हम लोग डिज़ाइन बनाते हैं, अपनी प्रोडक्ट्स को बनाते हैं, एक शेप देते हैं, तो ये भी हमारी अपनी एसेट्स होती हैं। उसको कोई और डिज़ाइन नहीं कर सकता है, वो भी एसेट्स ही होती है। अब एसेट्स जो होती हैं, देयर आर टू टाइप्स ऑफ एसेट्स, करंट एसेट्स एंड नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स, नॉन करंट एसेट्स। करंट एसेट्स कौन सी होती हैं? करंट एसेट्स ये वो एसेट्स होती हैं जो कि कभी भी एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट की जा सकती हैं। करंट एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर आर नोन एज करंट एसेट्स। वो एसेट्स जो कि एक साल के अंदर कभी भी कैश में कन्वर्ट की जा सकती हैं, उनको हम करंट एसेट्स बोलते हैं। जैसे कैश इन हैंड, इन्वेंट्री, डेटर, VR। कैश इन हैंड, दैट कैश विच इज इन अवर हैंड। कैश एट बैंक, दैट कैश विच इज डिपॉजिटेड इन अवर बैंक अकाउंट, है ना, आप कभी भी निकाल लो उसको, एक साल के अंदर तुम यूज कर ही लेते हैं। ऐसे इन्वेंट्री, इन्वेंट्री मतलब स्टॉक। स्टॉक को भी आपके पास ज्वेलरी हो, रेडीमेड गारमेंट्स की शॉप हो, है ना, शूज़ की शॉप हो, या कोई भी हो, तो आप उसको एक साल में तो अपने गुड्स को सेल कर ही लेते हो ना, कैश में कन्वर्ट कर लेते हो ना। डेटर्स, जिनको हमने क्रेडिट सेल किया होता है, उधार पैसा दिया होता है, तो एक साल में तो वो भी पैसा दे देते हैं। ठीक है, तो करंट एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी कन्वर्टेड इनटू कैश विद इन अ ईयर, इनको करंट एसेट्स बोलते हैं। और करंट एसेट्स के मैंने कुछ एग्जांपल्स दिए हैं, ये करंट एसेट्स के कुछ एग्जांपल्स हैं, ये आप देख लेंगे। ठीक है, इसके बाद आता है नॉन करंट एसेट्स। अब नॉन करंट एसेट्स देखिए, नॉन करंट एसेट्स आर टू टाइप ऑफ एसेट्स, टेंजिबल एंड इनटेंजिबल। टेंजिबल वो होती हैं जिनको आप टच कर सकते हैं, जिनको आप छू सकते हैं, जिनको आप देख सकते हैं। ठीक है, जैसे मैंने लिखा, देखो, these are those assets which can be touched, which can be seen, which remains in the business for a long period more than a year। मतलब ये वो एसेट्स होती हैं जिनको हम टच कर सकते हैं, जिनको हम सीन कर सकते हैं, देख सकते हैं, है ना, जो देखी जा सकती हैं, जिनको छुआ जा सकता है, और जो बिजनेस में लॉन्ग टर्म के लिए रहती हैं, एक साल से ज़्यादा के लिए पड़ी रहती है, वो टेंजिबल एसेट्स होती हैं। जैसे रेफ्रिजरेटर, AC, LED, है ना, फर्नीचर, अलमीरा, कार, स्कूटर, ये सब टेंजिबल है। इनको आप छू भी सकते हो, इनको आप देख भी सकते हो। तो जब इनको छुआ जा सकता है, इनको देखा जा सकता है, और ये एक साल से ज़्यादा के लिए पड़ी भी रहती हैं, तो ये हमारी टेंजिबल एसेट्स होती हैं। तो टेंजिबल एसेट्स आर दोज एसेट्स विच कैन बी टच, विच कैन बी सीन, which remains in the business for a long period are known as tangible assets like land, plant, machine, computer, car, scooter, building। ये सब आपकी करंट एसेट्स टेंजिबल एसेट्स होती हैं। टेंजिबल के बाद आता है इंटेंजिबल एसेट्स। इंटेंजिबल मतलब जिनको हम ना तो देख सकते हैं, ना छू सकते हैं, जिनको हम सिर्फ फील कर सकते हैं। तो intangible assets are those assets which cannot be touched, which cannot be seen, which can be feel only, like goodwill, patent, computer software, branding। ये हमारी क्या होती हैं? ये सब intangible assets होती हैं। क्योंकि देखिए, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर कोई देख तो सकते ही नहीं हो आप, वो तो जब हम लोग लोड करते हैं ड्राइवर के थ्रू, उसको हमारे स्क्रीन पे आ जाती है, तब हमें पता लगता है कि सॉफ्टवेयर अपलोड हो गया है। तो इसी तरीके से पेटेंट, गुडविल भी नहीं हम देख सकते हैं। गुडविल का क्या है? गुडविल एक इमेज होती है किसी भी इंसान की, एक रेप्यूटेशन होती है। जैसे देखिए, अगर मान लो किसी को कोई स्कूल खोलना है, तो DPS दिल्ली पब्लिक स्कूल खोलना है, या किसी को कोई फ्रेंचाइजी लेनी है, तो उस नाम का पैसा पे करेगा। जब वो नाम का पैसा देता है, तो इसका मतलब वो बिजनेस को शुरू करना चाहता है। उस बिजनेस को शुरू करने के लिए वो किसी चीज़ का एक फ्रेंचाइजी ले रहा है, तो उसका एक नाम का पैसा वो पे करेगा, तभी तो वो उस चीज़ की गुडविल को ले सकता है। ठीक है, जैसे किसी को अगर मान लो हल्दीराम का कोई रेस्टोरेंट खोलना है, तो हल्दीराम एक ब्रांड है ना, तो अगर मुझे यहाँ पर हल्दीराम का शोरूम खोलना है, हल्दीराम का रेस्टोरेंट खोलना है, तो उसके लिए मुझे हल्दीराम से गुडविल लेनी पड़ेगी, यानी उसका नाम लेना पड़ेगा। और उसका नाम लेने के लिए मेरे को उसको पे करना पड़ेगा। कि ऐसे किसी के नाम से थोड़ी आप कोई भी बिजनेस आप चला सकते हो, वो आपके ऊपर केस कर देगा। तो इसीलिए गुडविल जो हो जाती है, वो भी एक इंटेंजिबल एसेट होती है।
ठीक है फ्रेंड्स, अब इसके बाद हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर अपनी बाकी की टर्म्स को क्लियर कर लेंगे। मैं उनको एक्सप्लेन कर दूंगा और फिर आपका ये टर्मिनोलॉजी फिनिश हो जाएगा। तो आज के लिए हम अपनी वीडियो को यहीं तक रखते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया आपका जुड़ने के लिए हमारे साथ। धन्यवाद।